मोतिहारी से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। दो पक्षों के बीच में जमकर मारपीट और हंगामे की खबर है। बंगाली टोला के बंगाली कॉलोनी की एक घटना बताई जा रही है। करीब 500 पुलिस के जवान तैनात किए गए। जानकारी के मुताबिक एक पक्ष अपने परिवार के साथ जा रहा था और किसी बात को लेकर दूसरे पक्ष से कहा सुनी हुई और इसी के बाद विवाद बढ़ा। जमकर लाठी डंडे चलने लगे। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर कैंप कर रही है। न्यूज 18 संवाददाता अवनीश कुमार सिंह अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, क्या अभी स्थिति है मौके पर? देखिए, मोतिहारी के छतौनी कॉलोनी की घटना है, जहां पर दो समुदाय के लड़कों के बीच में मारपीट हुई। कहा सुनी हुई, सड़क पर ही कहा सुनी हुई, जमकर हाथ पैर चले और उसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि एक पक्ष के युवकों ने दूसरे पक्ष के युवकों को जमकर धुनाई कर दी, जिसके बाद उनके मुंह से भी खून आने लगा। कई जगह चोटें भी आई है। उसके बाद इसकी जानकारी थाना को मिली, पुलिस को मिली और तकरीबन 1 दर्जन थाने की पुलिस और लगभग 500 पुलिस के अतिरिक्त जवान जो है वो घटनास्थल पर कैंप कर रहे हैं और एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। जो आरोपी पक्ष था उसके एक परिवार के लोगों को हिरासत में लिया है और पुलिस पूरे घर की सर्च अभियान चला रही है कि घर के अंदर क्या कुछ है। घर के अंदर काफी डंडे मिले हैं, कई सामान भी मिले हैं, जो पुलिस जो है उसकी जांच भी कर रही है। देखिए, ये मामला मामूली मामला इतना बढ़ गया और दो पक्षों के बीच में जमकर मारपीट हुई। तमाम अधिकारी मौके पर वजह का पता चल पाया अवनीश अब तक? आखिर क्या वजह थी? और जैसा कि आप बता रहे हैं, जब पुलिस ने तलाशी ली तो बहुत सारे डंडे भी घर से बरामद किए गए हैं, तो क्या ये सुनियोजित था? देखिए, पुलिस को ये जानकारी मिली थी कि घर में कुछ लोग युवक रहते हैं जो बदमाश किस्म के युवक हैं और घर में ही रहते हैं और वो बार बार मारपीट करते हैं। इसी को लेकर पुलिस ने सर्च अभियान चलाया। देखिए, मामला जो है वो साइड लेने को लेकर था और साइड लेने को लेकर मामला जब बढ़ा और एक परिवार जो है जो समझा रहा था, रास्ते से जा रहा था और वो इन दोनों की लड़ाई होने पर इन दोनों को समझा रहा था। उसके बाद एक पक्ष के युवक ने उस पूरे परिवार के लोगों की जमकर पिटाई कर दी। तो मामला काफी बढ़ गया और हंगामा हुआ है। लगातार पुलिस सर्च अभियान अभी भी चला रही है और तकरीबन 1 दर्जन थाने की पुलिस है, 500 पुलिस के जवान है, तमाम अधिकारियों की मौजूदगी है और पुलिस पूरे मामले पर अपनी निगाह बनाए हुए, क्योंकि ये दो समुदाय के बीच का मामला है और पुलिस जांच में जुटी है कि आखिर कौन कौन लोग शामिल है। लेकिन एक व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में लिया है और थाने पर ले गई। ठीक है अवनीश, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और अगली खबर आपको सहरसा से दिखाते हैं, जहां बाढ़ के बीच ऐसी तस्वीर सामने आई जो सरकारी व्यवस्था के दावों पर सवाल खड़े करती है। महिषी प्रखंड के कुंदह ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 4 में कोसी नदी का जल स्तर बढ़ने के बाद बाढ़ का पानी गांव में घुस गया है। इसी दौरान दर्द से करा रही गर्भवती को अस्पताल पहुंचाने के लिए लोगों को चारपाई का सहारा लेना पड़ा। काफी मशक्कत के बाद महिला को एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा सका। बाढ़ प्रभावित इलाकों में ग्रामीणों के सामने सबसे बड़ी चुनौती आपात स्थिति में मरीजों को अस्पताल पहुंचाने की है। खासकर गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और गंभीर मरीजों के लिए हालात बेहद मुश्किल हैं। चारपाई पर गर्भवती महिला को ले जाने की ये तस्वीर बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच की जमीनी हकीकत बयां कर रही है। और ऐसे में ये तस्वीर कई सारे सवाल भी खड़े करती है। इस तस्वीर पर सवाल है और न्यूज 18 सवाल पूछता है, बाढ़ प्रभावित गांव में क्यों नहीं पहुंची एम्बुलेंस? सबसे बड़ा सवाल ये, गांव को सड़क मार्ग से क्यों नहीं जोड़ा गया है? और सवाल तो ये भी कि लोगों की मदद के लिए क्या है वैकल्पिक व्यवस्था, क्योंकि अगर ऐसे में इमरजेंसी हालत हुई तो किसी की जान जा सकती है। बड़ी खबर मुंगेर से है, जहां टेटिया बंबर में सरकारी व्यवस्था पर सवाल खड़ा करने वाला मामला सामने आया है। महानी नदी किनारे झाड़ियों में आयरन सिरप की करीब 3,375 बोतलें फेंकी मिली हैं। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरी खेप जब्त कर ली। बताया गया कि दवाएं बच्चों को एनीमिया से बचाने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिए दी जानी थी। बड़ी संख्या में बोतलों के एक्सपायरी होने की बात भी सामने आई है।
वहीं पीएचसी टेटिया बंबर के पदाधिकारी डॉक्टर अंसार अहमद के मुताबिक दवा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उपलब्ध कराई गई थी और इसे सीडीपीओ कार्यालय को रिसीव कराया गया था। जब्त बोतलों पर दर्ज बैच नंबर और रिसीविंग के आधार पर दवाओं के सीडीपीओ कार्यालय से संबंधित होने की बात कही गई है। मामले पर पुलिस का कहना है कि बरामद दवा का आकलन किया जा रहा है, साथ ही जांच की जा रही है। लेकिन ये तस्वीरें कई सारे सवाल खड़े करती हैं और इस बीच मामले में न्यूज़ 18 ये सवाल पूछता है कि दवाओं को नदी किनारे झाड़ियों में किसने और क्यों फेंका। सवाल ये भी उठ रहे हैं, सरकारी दवा का समय पर वितरण आखिर क्यों नहीं किया जाता है, और सवाल ये भी कि दवा की बर्बादी और लापरवाही का जिम्मेदार कौन है। और इस बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर पूर्णिया से है, जहां डूबने से 2 बहनों की मौत हो गई है। मामला बायसी थाना के मलहरिया गांव का है। घास काटने के दौरान दोनों बहनें बीच धार में फंस गई और डूबने लगी, जिसके बाद ग्रामीण और परिजन मौके पर पहुंचे। काफी तलाश के बाद दोनों के शव को बरामद किया गया। घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मच गया है। उधर ग्रामीणों ने परिजनों को मुआवजा देने की मांग की है। दुखद घटना है। एक ही परिवार से 2 बच्चियों की मौत है। 2 बच्ची 15-16 साल की दोनों लड़की है, फरीदा और एक सगीरा नाम की लड़की थी। वो लोग जो जा रही थी, नदी पार कर रही थी, तो नदी में डूबने से मौत हुई है। तो इसका जिम्मेदार सरासर प्रशासन, ठेकेदार, सड़क विभाग, रोड विभाग को हम मानते हैं। कारे चौक से और ककरवा तक जो जाने वाली जो सड़क है, जो कार्य अभी नहीं हुआ है अभी तक, उसमें जो कलभर या कुछ होना चाहिए। तो हम विधायक जी से भी बात करेंगे कि ने विधानसभा में बात उठाए, और हम जिला पदाधिकारी से भी बात करेंगे। खबर बगहा से है, जहां 5 दिन से लापता 11 साल के गौतम कुमार की खोज की मांग को लेकर कैंडल मार्च निकाला गया। रामधाम मंदिर मोहल्ला निवासी गौतम कुमार के लापता होने के बाद परिजन और स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। इस दौरान लोगों ने बच्चे की जल्द खोज की मांग करते हुए कैंडल मार्च निकाला है। मार्च के दौरान लोगों ने पुलिस प्रशासन से मामले में कार्रवाई तेज करने की गुहार लगाई। आरोप है कि गौतम के लापता होने के 5 दिन बाद भी बच्चे का कोई सुराग नहीं मिल सका। परिजनों ने पुरानी रंजिश में बच्चे के अपहरण की आशंका जताई है। अब तक अगर आपका बच्चा, मेरा बच्चा अगर खोएगा तो क्या करेगा आप बताइए। गरीब परिवार का व्यक्ति है। 6 दिन में बगहा के टाउन, हार्ट ऑफ द टाउन से बच्चा गायब हो जाता है। ये पूरे नगर परिषद में क्या एक सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा? क्या 6 दिन लगेगा हमारे बच्चों को खोजने के लिए? दरभंगा से बड़ी खबर है। मौलाना पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप लगा है। नाबालिग के पिता ने थाने में आवेदन दिया है। पुलिस की गिरफ्त में आरोपी मौलाना है। नशीली पदार्थ खिलाकर रेप का आरोप मौलाना पर लगा है। आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। अली नगर से के पकड़ी गांव से गिरफ्तारी मौलाना की गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सासाराम के दिनारा पहुंचे, जहां उन्होंने जोगिया गांव में मजदूर की हत्या मामले में पीड़ित परिजनों से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने परिजनों को न्याय मिलने का आश्वासन भी दिया और आर्थिक सहायता भी दी। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि बिहार में बीजेपी की सरकार बनने के बाद अपराधी बेलगाम हो गए हैं। और हमने एसपी साहब से भी बात की है और हमने बोला है कि जस्टिस जो है वो परिवार को मिलना चाहिए, पीड़ित परिवार को न्याय जो है वो मिले। और न्याय उन्होंने एसपी साहब ने बोला है कि न्याय दिलाया जाएगा और जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी जो है सजा जो है वो मिलेगी। इधर तेजस्वी यादव के दिनारा दौरे पर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को अपराध पर बोलने का कोई हक नहीं है। जिस घटना को लेकर वे दिनारा जा रहे हैं उस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। कानून अपना कार्रवाई कर रहा है। संजय सरावगी ने कहा कि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन उन्हें बिहार से कोई मतलब नहीं है। जो नेता प्रतिपक्ष विधानसभा के सत्र में भाग नहीं लेता तो आप समझ सकते हैं कि वो अपना उत्तरदायित्व तो किस तरह निभा रहे हैं। आज जहां वो जा रहे हैं वहां के मुख्य अभियुक्त की कभी गिरफ्तारी हो गई और उनको कोई मतलब नहीं है बिहार से। और अपराध और अपराधी पर
बोलने का जरा सा भी हक अधिकार है इन लोगों को। जिन लोगों के राज में अपराध और अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त था, किसी सत्ताधारी दल के घर के नेता के घर में उसमें मांगलिक कार्य होते थे, तो किसी न किसी व्यवसायी के घर में, किसी न किसी घर में मातम मनता था। क्या हालात। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने कहा है कि तेजस्वी यादव अगर बिहार में ज्यादा रहेंगे तो उनकी पार्टी का और काम होगा। वे अचानक बाहर चले जाते हैं, फिर आते हैं और डीजीपी के यहां चले जाते हैं। रूढ़ी ने कहा कि अभी तो उन पर पार्टी को फिर से खड़ा करने की जिम्मेदारी है, उन्हें और मेहनत करनी चाहिए। मेरा उनसे इतना ही कहना है कि खूब मेहनत कीजिए। हाँ, एकदम ठीक है कि तेजस्वी जी बिहार में थोड़ा ज्यादा समय रहे तो और काम होगा उनके पार्टी का। तो अब अचानक बाहर चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर डीजी के यहाँ चले जाते हैं, तो अभी तो पार्टी को खड़ा करने की जिम्मेदारी है, तो और मेहनत करना चाहिए उनको। मेरी तो इतना ही संवाद है कि खूब मेहनत करना चाहिए। बाहर चले जाते हैं लंबे समय के लिए, हाउस जब चलता है तो बिहार में रहेंगे तो अच्छा रहेगा उनके लिए भी, और विपक्ष तो होना ही चाहिए। जहां आस्था हो वहां इंतजार भी पूजा बन जाता है, और जहां मां जानकी का धाम हो वहां हर कदम सिर्फ मंदिर तक नहीं, एक संकल्प तक जाता है। माता सीता की जन्मभूमि पुनौरा धाम से कुछ ऐसे ही दृश्य सामने आए, जहां माता जानकी की पुरानी प्रतिमाएं अस्थायी गर्भगृह में विराजमान हुई। साथ ही एक भव्य और दिव्य मंदिर बनाने का ऐलान हुआ। तो अब भक्तों की आंखों में इंतजार है उस भव्य धाम का, जहां मां जानकी फिर अपने मूल गर्भगृह में विराजेंगी। ये रिपोर्ट देखिए। जहां जन्मी माता सीता, वहीं बसी है सबकी प्रीता। अभी बना है अस्थायी आसन, जल्द सजेगा भव्य सिंहासन। सीएम सम्राट के संकल्प का स्वर, 2028 तक माता जानकी का दिव्य घर। पुरखों की है धरोहर, आस्था का ये धाम, जहां पग पग पर गूंजता सिया राम का नाम। सीतामढ़ी की इस पवित्र माटी पर एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। ये वही पुनौरा धाम है जहां मां जानकी ने धरती पर अपनी पलकें पहली बार खोली थी। वक्त की धारा के साथ आस्था का ये पवित्र प्रांगण अब एक नए और भव्य स्वरूप में ढलने को तैयार है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पुनौरा धाम पहुंचे, माता जानकी और भगवान राम की पूजा अर्चना की। गूंजते हुए वैदिक मंत्रों और शंखनाद के बीच सदियों पुरानी पूज्य प्रतिमाओं को बेहद सम्मान और भावुकता के साथ नए अस्थायी गर्भगृह में विराजित किया और ऐलान किया कि माता जानकी को ज्यादा दिन तक अस्थायी गर्भगृह में रहने नहीं देंगे। दिसंबर 2028 तक इस पावन भूमि पर एक ऐसा अलौकिक और भव्य मंदिर बनकर तैयार होगा और उस दिन हमारी जननी माता जानकी फिर से अपने मूल गर्भगृह में ससम्मान विराजमान होंगी। रामचंद्र की जय। और आज माता को निकाल के दूसरे स्थान पर रखा गया। हम लोगों का टारगेट है कि 28 से 31 दिसंबर तक मंदिर का पूर्ण निर्माण करके फिर से मां को स्थापित करें। आस्था के इस पावन सफर से आगे बढ़ते हुए विकास के पंख भी उतनी तेजी से फैल रहे हैं। पुनौरा धाम के बाद बखरी की धरती पर पहुंचकर उन्होंने समृद्धि के नए द्वार भी टटोले, जहां नवनिर्मित हेचरी, मत्स्य पालन और आधुनिक तकनीकों के जरिए जनता के भविष्य को संवारने की एक नई उम्मीद जग रही है। यहाँ जो हैचरी और फिशरीज का बन रहा है वो समझिए कि देश में अजूबा एक प्रयोग हो रहा है। उतने ज्यादा प्रोडक्शन शायद देश में कहीं नहीं होगा, इस तरह की वो बन रही है। 15 एकड़ 20 एकड़ का सिर्फ वो फार्मिंग, वहाँ पर फिश फार्मिंग होने जा रहा है। सीएम सम्राट चौधरी के सीतामढ़ी दौरे को लेकर शायद एक संदेश है, जहां आस्था भी है और आजीविका भी, जहां राम जानकी की कथा है और विकास की नई कहानी भी।
जहां एक तरफ मंदिर के गर्भगृह में लौटने का इंतजार है तो दूसरी तरफ तालाबों में नई जिंदगी पल रही है। न्यूज़ 18 के लिए सीतामढ़ी से राकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। नेपाल में भारी बारिश की वजह से बिहार की नदियों में उफान के साथ कटाव का दौर जारी है। सहरसा से लेकर मुजफ्फरपुर तक नदियों का जलस्तर बढ़ने से एक तरफ जहां कटाव बढ़ रहा है तो वहीं मैदानी इलाकों में पानी घुसने से लोगों की परेशानी भी बढ़ती जा रही है। आरोप है कि लोगों की परेशानी से विभाग और प्रशासन लापरवाह है, क्योंकि अभी तक ठोस कदम नहीं उठाए जा सके हैं। ये रिपोर्ट देखें। बिहार की नदियों में उफान और बाढ़ का मिजाज नेपाल की तराई में होने वाली बारिश से तय होता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है और नेपाल में लगातार हो रही बारिश से कोसी नदी के जलस्तर में लगातार उतार चढ़ाव का दौर जारी है। कोसी में उफान का असर नौहट्टा प्रखंड में सत्तौर पंचायत के बिरजाइन वार्ड नंबर 1 में दिख रहा है। उफान पर आए कोसी नदी से तेजी से कटाव हो रहा है। कई घर नदी में विलीन हो चुके हैं, जबकि कई घर नदी में समाने की कगार पर हैं। लोगों का आरोप है कि अधिकारी बेमौसम बरसात की तरह आते हैं, गरजते हैं, बरसते हैं और फिर चले जाते हैं। लोगों ने जल्द कटाव निरोधी काम शुरू करने और घरों को सुरक्षित करने की मांग की है। 15 दिनों से कोसी अपना रौद्र रूप ले चुकी है। 50-60 घर कोसी में विलीन हो चुका है। हम लोग प्रशासन को कई बार जानकारी दिए हैं, उसमें कोई कार्रवाई नहीं होता है। स्थानीय विधायक भी परेशान है, लेकिन कोई सुनने वाला यहाँ नहीं है। जे आबै छै से अपन पेट भात ले छै, घूर के घर जाय छै। हमरा आर के की करते सरकार, कते धारे में भेज जेबै। आब तो कुछ घर बचल छै, तो कुछ 5 गो घर बच के की करते, इहो तो लाइने पर छै क्लियर भेल। नेपाल में हो रही बारिश का असर पूर्वी चंपारण पर भी पड़ा है। जिले से होकर गुजरने वाली गंडक, बूढ़ी गंडक और तियर नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। इससे आम लोगों के साथ ही किसानों की चिंता बढ़ती जा रही है। बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से मैदानी इलाकों में पानी घुस रहा है, जिससे किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। लोग बाढ़ की आशंका से सहमे हुए हैं। नेपाल में भारी बारिश की वजह से मुजफ्फरपुर की नदियां भी उफान पर है। कटरा प्रखंड सबसे अधिक प्रभावित दिख रहा है। बागमती नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से लोग बाढ़ की आशंका से सहमे हैं। लोगों का आरोप है कि प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधि तक लापरवाह है। कटरा और औराई को जोड़ने वाला पीपा पुल पानी में डूब गया है, जिससे 14 पंचायतों का रास्ता बंद हो गया है। वहीं पारू और सरैया में भी नारायणी गंडक नदी में उफान से लोगों की परेशानी कम होने का नाम ही नहीं ले रही। डर लगना है, जो हम सब कभी नहीं जाते हैं पानी में, जो डूम जाएगा तय के लिए नहीं जाते हैं। हम सब घरे में रहता है, सब लोग जाते हैं डूम के लेकर। हम नहीं जाते, जो डूम जाएगा तो कौन छानेगा। हमको नहीं जाते हैं पानी उनी में, तय के लिए नहीं जाते हैं। मॉनसून के जोर पकड़ने के पहले ही बिहार में नदियों के उफान ने लोगों की सांसें अटका दी हैं। नदियों के जलस्तर में हो रही बढ़ोतरी से कहीं कटाव जारी है तो कहीं पानी बढ़ने से नदियों से सटे मैदानी इलाके जलमग्न दिख रहे हैं। प्रशासन की ओर से लोगों को अभी तक राहत नहीं पहुंचाई जा सकी है। साथ ही कटाव और बाढ़ से बचाने की ठोस नीति का भी स्थानीय स्तर पर अभाव दिखता है। उम्मीद है कि नदियों के रौद्र रूप में आने से पहले कटाव निरोधी और बाढ़ राहत के उपाय पूरे हो पाएंगे, ताकि लोगों को कम परेशानी झेलनी पड़े। न्यूज़ 18 के लिए सहरसा से कुमार अनुभव सिंह, मोतिहारी से अवनीश कुमार सिंह और मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। नेपाल में लगातार हो रही बारिश के बाद गंडक नदी उफान पर है और नदी का पानी गोपालगंज के निचले इलाकों में बसे गांव में घुस गया है। सदर और मांझा प्रखंड के कई गांव पानी से घिर गए हैं। हालात ये है कि आधा दर्जन से अधिक गांव में स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, हेल्थ सेंटर और +2 विद्यालय पानी में डूब गए हैं। करीब 2 दर्जन गांव का सड़क संपर्क जिला और प्रखंड मुख्यालय से टूट गया है। आसमान से आफत की बारिश बरस रही है तो नीचे उफनती गंडक नदी तबाही मचा रही है। दियारा इलाके के लोगों को आपदा की दोहरी मार झेलनी पड़ रही है।
जलस्तर ने लोगों की परेशानी भी बढ़ा दी है, खासकर दियारा इलाके के वैसे विद्यालय जो पानी से पूरी तरह से घिर चुके हैं या फिर पानी उन विद्यालयों में प्रवेश कर चुका है और यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 फुट जो पानी है वो बह रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से रामनगर का जो प्राथमिक विद्यालय है, मिडिल स्कूल है और +2 विद्यालय है, खेल मैदान है, वो पूरी तरह से पानी से घिर चुका है। गंडक नदी का जो जलस्तर है वो इस इलाके में पूरी तरह से फैल चुका है। जो लोग हैं वो परेशान हैं, बच्चे आ रहे हैं लेकिन पानी की वजह से वे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। स्कूलों को दूसरे विद्यालयों से टैग करने की जो प्रक्रिया है वो इस वक्त चल रही है। अब यहाँ बच्चे कैसे पढ़ते होंगे? यहाँ पे पानी आ जाता है तो पढ़ाई नहीं होता है, ठप हो जाती है पढ़ाई। हाँ। तो आप लोग इस इलाके के हैं तो कहाँ पढ़ने के लिए जाते होंगे? कहीं नहीं, पढ़ाई बंद हो जाती है बाढ़ के दौरान। हाँ। अच्छा, कब ये पानी फैला? ये रात में फैला। रात में। तो ये कब से क्या क्या यहाँ के लोगों को दिक्कत हो रही है, खासकर जो पढ़ने वाले छात्र हैं, जो बच्चे हैं, उन्हें क्या परेशानी हो पा रही है? उन्हें पढ़ने में दिक्कत होता है और इधर के लोग को इधर जाने में आने जाने में दिक्कत होता है। देख सकते हैं जो किसान है वो जिला मुख्यालय की ओर जा रहे हैं। रोजमर्रा के चूंकि जो सामग्री खरीदनी पड़ती है या फिर रोजमर्रा के जो सामान खरीदने पड़ते हैं, माल मवेशियों के लिए चारा और दाना खरीदना पड़ता है, उसके लिए भी गोपालगंज जाना पड़ता है। परेशानी पड़ गई, माल जाल के मामूली गोजन बा, कहीं चारा नहीं। प्रशासन उसके अधिकारी आ रहे हैं गाँव में, कुछ कहाँ के हुआ पहुँचा रहे हैं आप लोग? ना, क्या क्या राहत चाहिए सरकार और प्रशासन से? अभी अगर हमने चोट चाहिए, पॉलिथीन चाहिए, आसमान से बारिश हो रही है। हाँ। जो इलाके के लोग हैं वो इसलिए परेशान है क्योंकि आसमान से आफत की बारिश बरस रही है और नीचे गंडक नदी तबाही मचा रही है। लिहाजा दियारा इलाके के जो ग्रामीण है उन्हें दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। देखना होगा कि प्रशासन और सरकार इन इलाकों में कब तक राहत सामग्री और रेस्क्यू अभियान चला पाती है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। वाराणसी के अखरी चौराहे पर सलूजा गोल्ड टीएमटी कंपनी के स्टॉक यार्ड का भव्य शुभारंभ हुआ है। कंपनी के डायरेक्टर सतविंदर सिंह सलूजा ने स्टॉक यार्ड का शुभारंभ किया। डीलर सपोर्ट और रिटेल कस्टमर को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के पहले वेयर हाउस का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर वाराणसी और आसपास के इलाके के डीलर को आमंत्रित किया गया। उद्घाटन समारोह में कंपनी के डीजीएम राहुल सिंह, एजीएम निशांत वर्मा, बीडीएम हरप्रीत सिंह, पूर्वांचल जोनल हेड अरविंद तिवारी और सेल्स ऑफिसर मौजूद रहे। डीलर को संबोधित करते हुए कंपनी के डायरेक्टर सतविंदर सिंह सलूजा ने बताया कि इस यार्ड के जरिए ग्राहकों को त्वरित सप्लाई देकर डिस्पैच समय कम करेंगे, जिससे डीलर को अधिक सुविधा होगी। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमने वाराणसी में आज वेयर हाउस की ओपनिंग की है और बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद के साथ हमने और सावन महीने में शुरुआत हुई है, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और लास्ट टाइम हमने वाराणसी में ही डीलर मीटिंग कराई थी अपनी, और हमने अपने डीलर डिस्ट्रीब्यूटर सबको प्रॉमिस किया था कि हम एक बेटर सर्विस के तहत हम लोग एक गोडाउन भी ओपन करेंगे, वेयर हाउस ओपन करेंगे। तो उसी के तहत आज हमने वेयर हाउस की ओपनिंग की है। हमें उम्मीद है कि इससे हमें जो हिम्मत मिली है, हमारे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर सब डीलर जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका सहयोग रहा, तो हमें आज हिम्मत करके यहाँ पे वेयर हाउस किया है। और उम्मीद करता हूँ एक अच्छे रिस्पांस के साथ हम लोग काम को आगे बढ़ाएंगे और आने वाले टाइम में इसको और बड़ा करेंगे। यूपी में हमारा ये पहला वेयर हाउस है। हमारे और भी वेयर हाउसेज हैं, नॉर्थ ईस्ट में हमारे हैं, बिहार में हैं, और यूपी में हमारा पहला वेयर हाउस है, जो कि यूपी में हमारा टारगेट है कम से कम 2 वेयर हाउसेज हम लोग और ओपन करने की प्लानिंग में हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।